नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आसाराम बापू तो याद होंगे। जी हां, वही आसाराम बापू जो पिछले 1.25 साल से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर हैं, यौन शोषण के इल्जाम में। बाप के पीछे पीछे बाद में बेटे नारायण साईं को भी इसी तरह के इल्जाम में जेल ले जाया गया। पर खबर ये नहीं है, खबर यह है कि इन दोनों के जेल जाने के बाद से अब तक कुल 6 लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका है, जो किसी न किसी तरह से इन बाप बेटे के केस से जुड़े हैं। इनमें से 2 का तो कत्ल ही कर दिया गया और दूसरा कत्ल इसी रविवार को हुआ। रंगरेलियां मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। नाम अमृत भाई गुलाब चंद प्रजापति। पहचान आसाराम बापू के पूर्व निजी वैद्य और राजदार। अंजाम आसाराम के खिलाफ अदालत में गवाही देने के बाद राजकोट के क्लिनिक में गुमनाम बंदूकधारियों ने किया कत्ल। नाम राजू चंडोल। पहचान आसाराम के पूर्व साधक। अंजाम आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने के बाद जानलेवा हमले का शिकार। नाम सूरत की पीड़ित बहनों में से एक। पहचान नारायण साईं की पूर्व अनुयायी। अंजाम नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाने के बाद उसके पति पर चाकुओं से हुआ जानलेवा हमला। और अब नाम अखिल गुप्ता। पहचान आसाराम का पूर्व सेवादार और रसोइया। अंजाम बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के बाद घर के नजदीक गुमनाम बंदूकधारियों ने ली जान। इन सभी के सभी किरदारों के साथ 3 बातें बेहद अजीब हैं। पहला तो ये कि ये सभी के सभी रेप और पाखंड के इल्जामों से घिरे तथाकथित संत आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साईं के करीबी रह चुके हैं। दूसरा ये कि बदलते वक्त के साथ इन सभी ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत जुटाई है। और तीसरा ये कि इन 4 में से 2 को कातिलों ने मौत के घाट उतार दिया है, जबकि बाकी 2 खुद पर हुए जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। लेकिन क्या इन तमाम किरदारों की ये कॉमन बातें महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे वही सच छिपा है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में आम हैं, और जिस एंगल को ध्यान में रखकर खुद पुलिस भी इन हमलों और कत्ल के मामलों की तफ्तीश कर रही है। और वो एंगल है आसाराम बापू या फिर उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ बोलने पर इन सभी को एक एक कर या तो रास्ते से हटाया जा रहा है या फिर हटाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ऐसा नहीं है तो महज चंद सालों के अंदर आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने वाले इतने सारे लोगों पर हमले क्यों और कैसे हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों पर आई मुसीबत और इस खौफनाक साजिश के बारे में और तफसील से बात करें, आइए पहले इसी कड़ी में हुए सबसे ताजी वारदात पर एक नजर डालते हैं। मुजफ्फरनगर का रहने वाला अखिल गुप्ता कभी आसाराम और खासकर उनके बेटे नारायण साईं का बेहद करीबी हुआ करता था। वो न सिर्फ बाप बेटे के लिए रसोइये का काम करता था, बल्कि उनकी तमाम जरूरतों का भी वही ख्याल रखता था। इसी सिलसिले में वो करीब 10 सालों तक उनके अहमदाबाद के आश्रम में रहा, लेकिन बाद में वहीं एक लड़की से शादी करने के बाद वो अपने घर मुजफ्फरनगर लौट आया। इसके बाद वो यहीं रहकर डेयरी का कारोबार कर रहा था। लेकिन रविवार की रात करीब 7:45 बजे जब वो स्कूटर पर अपने घर लौट रहा था, अचानक बाइक पर आए कुछ हमलावरों ने उसे पीछे से गोली मार दी और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बाद में अखिल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। दरअसल अखिल सूरत की 2 बहनों की शिकायत के बाद आसाराम और नारायण साईं के साथ रेप के मामले का मुलजिम बन चुका था, क्योंकि उन दिनों अखिल ने भी कथित तौर पर बाप बेटे की करतूत में उनका साथ दिया।
लेकिन उसकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब 19 अक्टूबर 2013 को अचानक एक रोज गुजरात पुलिस उसे अपने साथ मुजफ्फरनगर से सूरत ले गई। वहां पुलिस की पूछताछ के बाद वो आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे वादा माफ गवाह यानी सरकारी गवाह बना लिया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान भी दर्ज करवाए। लेकिन इससे पहले कि यह मामला और आगे बढ़ता, ठीक अमृत भाई प्रजापति की तरह ही अखिल गुप्ता की भी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। मुजफ्फरनगर में आसाराम के रसोइया रहे अखिल को बाइक पर आए दो लोगों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया और अंधेरे में गुम हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले साल आसाराम के वैद्य रहे अमृत भाई प्रजापति को दो लोगों ने राजकोट के क्लिनिक में घुसकर गोलियों का निशाना बनाया था। तो क्या आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने वाले इन दोनों गवाहों के कत्ल का बिल्कुल एक जैसा तरीका सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इशारा कुछ और है? रंगरेलिया मना रहा था, दूसरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, समाज के सामने वो ब्रह्मचर्य का दिखा रहा था। धोखा आपत्तिजनक है। खतरे में आसाराम के विरोधियों की जान। क्या जो आसाराम के खिलाफ बोलेगा वो जान से जाएगा? 2 साल में 2 गवाहों का रहस्यमयी तरीके से कत्ल। 7 साल में 6 से ज्यादा गवाहों पर कातिलाना हमले। कभी गोली, कभी तेजाब, तो कभी चाकू से वार। पाखंड की दुकान सजाकर दुनिया को भरमाने वाले आसाराम की करतूतों का भांडा तो फूट गया। बुढ़ापे में सलाखें भी नसीब हो गईं। लेकिन आसाराम के खिलाफ बोलने वालों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हालत यह है कि 2 सालों में जहां आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 2 लोगों का कत्ल हो चुका है, वहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानलेवा हमले का शिकार होने के बाद अब भी हर पल खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। सबसे ताजा मामला मुजफ्फरनगर के अखिल गुप्ता का है, जिसके कत्ल के मामले में अगर पुलिस के पास ले देकर कोई मोटिव बचा है तो वो है आसाराम के खिलाफ उसका सरकारी गवाह होना। रविवार को आसाराम के राजदार रहे अखिल को एक बाइक पर आए 2 गुमनाम लोगों ने तब अपनी गोली का निशाना बनाया जब वो अपना कामकाज निपटाकर शाम को स्कूटर पर अपने घर वापस लौट रहा था। कातिलों ने उसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से पीठ में गोली मार दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके जिस्म में गोली पैबस्त तो एक जगह से हुई, लेकिन निकली 3 जगहों से। कहने का मतलब यह कि जिस्म में दाखिल होने के साथ ही इस गोली के कई टुकड़े हो गए और इस हमले में उसकी मौत हो गई। अखिल सूरत की 2 बहनों की ओर से आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ दर्ज करवाए गए रेप के मामले में बाप बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह था। FIR दर्ज हो गई है, पोस्टमार्टम हुआ है, विवेचना शुरू हुई है। अभी हम लोगों ने सारे बिंदुओं पर विवेचना स्टार्ट किया है और जो कारतूस मिला है उसको फोरेंसिक लैब भेज के उसकी जांच करा ली जाएगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये न सिर्फ आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले दूसरे शख्स का कत्ल था, बल्कि इससे पहले 22 मई 2014 को जिस अमृत भाई प्रजापति का कत्ल हुआ, उसमें भी कातिलों की मोडस ऑपरेंडी तकरीबन वैसी ही थी जैसी इस मामले में रही। कहने का मतलब ये कि तब भी 2 गुमनाम हमलावरों ने ही प्रजापति को अपना निशाना बनाया था और अब भी 2 कातिलों ने मिलकर ही अखिल गुप्ता की जान ली। तब भी प्रजापति को बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से ही गोली मारी गई थी और अब भी अखिल को कातिलों ने बिल्कुल नजदीक से गोली मारी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं दोनों ही कत्ल के पीछे किसी एक ही गिरोह के कातिलों का हाथ तो नहीं है। प्रजापति तो खैर खुद पर हुए हमले से पहले और हमले के बाद भी अपने कातिलों का नाम लेते रहे, लेकिन सच क्या है ये पुलिस को पता लगाना है। ये और बात है कि आसाराम बापू की प्रवक्ता इन तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज करती है। ये तो रही पिछले 2 सालों में हुए 2 गवाहों के कत्ल की बात, लेकिन आसाराम के खिलाफ मुंह खोलने वालों की मुसीबतें आज से नहीं बल्कि 2009 से ही चली आ रही हैं।
दरअसल 2008 में तब पहली बार आसाराम के आश्रम में चलने वाले काले जादू की पोल खुली थी, जब साबरमती आश्रम के 2 मासूम बच्चों की लाश आश्रम के पास पड़ी हुई मिली। इसके बाद खूब हंगामा मचा और तब आसाराम के साधक रह चुके राजू चंडोक ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद चंडोक के ऊपर गोलियां चलाई गई, लेकिन वो बच निकला। इसके बाद सूरत की 2 पीड़ित बहनों में से एक छोटी बहन के पति पर चाकुओं से हमला हुआ और पिछले साल राकेश पटेल और दिनेश सिंधी नाम के 2 गवाहों पर तेजाब फेंका गया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में इसी तरह एक एक कर आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले और मुंह खोलने वाले लोग मार डाले जाएंगे, या फिर घबरा कर मामले की गवाही और पैरवी से पीछे हट जाएंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। कभी आसाराम के आश्रम में रहकर उनका इलाज करने वाले आसाराम के बेहद करीबी वैद्य अमृत भाई प्रजापति ने जब मुंह खोला तो आसाराम के चेहरे से नकाब ही उतर गया। ये प्रजापति ही थे जिन्होंने महिला आश्रम के नाम पर हरम चलाने वाले और बूटी के नाम पर अफीम का सेवन करने वाले आसाराम की असलियत पहली बार दुनिया को दिखाई थी। मगर एक रोज प्रजापति की यही आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अमृत भाई गुलाबचंद प्रजापति, आसाराम बापू का पूर्व भक्त, वैद्य, सेवादार और राजदार। जी हां, ये वो शख्स था जिसने धर्म के आभा मंडल से जीते जी भगवान बन चुके आसाराम के चेहरे से पहली बार शराफत का नकाब नोच फेंका था। श्वास श्वास में तू ही याद है, मनवा भाई अल्लाह सानी आए है जोगी, क्या जादू है तेरे प्यार। फकत पाखंड की बदौलत लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले किसी शख्स के खिलाफ यूं मोर्चा खोलना कोई आसान बात नहीं थी। लिहाजा जैसे ही प्रजापति ने अपना मुंह खोला, उन्हें डराने धमकाने की कोशिशों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन प्रजापति न तो रुकने वाले थे और न ही रुके, बल्कि उन्होंने आसाराम के वो राज फाश कर दिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रजापति ने बताया कि किस तरह महिला आश्रम के नाम पर आसाराम हरम चलाते थे और किस तरह पंचेड़ बूटी के नाम पर वे अफीम खाते थे, अफीम की खेती करवाते थे। वो अक्कर करादी चूर्ण में अफीम एक हिस्से के रूप में आता है। वो एक बहुत बड़ा स्तंभक योग है। तो आसाराम उसका सेवन करता था और उसने उसका कोडवर्ड रखा था पंचेड़ बूटी। आसाराम की इसी असलियत से वाकिफ होने के बाद प्रजापति ने उनका साथ छोड़ दिया था और उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में गवाह बन चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से एक रोज वही हो गया जिसका डर था। प्रजापति को राजकोट में उनके क्लिनिक में मरीज बनकर आए 2 गुनहगारों ने नजदीक से गोली मार दी और अस्पताल में पूरे 19 दिन तक मौत से 2-2 हाथ करने के बाद उनकी जान चली गई। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। 16 साल की एक मासूम के साथ यौन शोषण के इल्जाम में घिरने के बाद आसाराम के सितारे कुछ ऐसे गर्दिश में गए कि फिर कभी रोशन ही नहीं हुए। एक वो दिन है और एक आज का दिन। आसाराम जेल से बाहर आने का हर जतन कर चुके हैं, हर दलील दे चुके हैं, हर फरियाद सुना चुके हैं, लेकिन अदालत और कानून के लिए सब के सब बेमानी और थोथे साबित हुए। हाल ही में आसाराम ने अपनी बीमारी को हथियार बनाकर खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की, मगर अफसोस ये कोशिश भी बेकार चली गई। आसाराम को बड़े घर यानी जेल गए तकरीबन 16 महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी उनके बाहर निकलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बल्कि सच्चाई तो ये है कि निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी कितनी जमानत अर्जियां खारिज हो चुकी हैं, इसकी गिनती तो अब किसी को भी ठीक से याद नहीं। खुद आसाराम को याद हो तो याद हो। वैसे आपको याद होगा कि किस तरह आसाराम ने अपनी बीमारी को हथियार बनाकर पहले भी जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल करने की कोशिश की थी। कहा था कि उन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नाम की एक ऐसी बीमारी है जिससे सिर में भयानक दर्द होता है। लेकिन आसाराम को तब भी कोई खास राहत नहीं मिली थी और अब भी नहीं मिली। इस बार आसाराम ने फिर से इसी बीमारी को हथियार बनाकर जेल से बाहर निकलने की कोशिश की। अदालत में डॉक्टरों की रिपोर्ट सौंपकर यह बताया कि उन्हें अब इस बीमारी के ऑपरेशन के लिए बाहर आने की दरकार है। मगर अफसोस,
अदालत ने पहले इस मामले में देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी एम्स के डॉक्टरों की राय ली और फिर उस राय के मुताबिक ऑपरेशन को गैर जरूरी बताते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में आसाराम कब बाहर निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।